जय अष्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में विवाह के बारे में। जब किसी जातक या जातिका का विवाह होता है तो हम कुंडली मिलान करते हैं। कुंडली मिलान करते समय हमें अष्टक वर्ग के बिंदुओं को भी देख लेना चाहिए, जिससे कि हमारा विवाह और अच्छा हो सके। क्योंकि विवाह दो परिवारों का मिलन होता है। जो हमारा हिंदू समाज का विवाह है, दो परिवारों का मिलन होता है। इसमें खाली एक वर और वधू का मिलन नहीं होता, पूरी दो परिवारों का मिलन होता है। और वंश वृद्धि के लिए हम विवाह करते हैं। बहुत रस्में होती हैं इसमें हमारी, जिससे कि हमारा आने वाला जीवन, विवाह के बाद का जीवन बहुत अच्छा जाए और हमारे वंश की वृद्धि हो और परिवारों में खुशी बनी रहे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान अष्टक वर्ग पे भी देना चाहिए। अष्टक वर्ग में क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है कि शुक्र जहां पर बैठा है विनाष्टक वर्ग में, शुक्र ने विनाष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु पाए हैं, विनाष्टक वर्ग में शुक्र ने सबसे ज्यादा बिंदु जिस राशि में पाए हैं, उसके राशि स्वामी की पोजीशन हमें देखनी है कुंडली के अंदर। जैसे मान लो शुक्र ने सिंह राशि में सबसे ज्यादा बिंदु पाए 6, तो हम देखेंगे सूर्य की क्या पोजीशन है कुंडली में। ठीक इसी प्रकार यदि बुध की राशि में बैठा है शुक्र और उसने 6 या 7 बिंदु पाए मिले उसको, तो अब हम उसको बुध को देखेंगे। जिस राशि में वो बैठा है, जिसमें उसने सबसे ज्यादा विनाष्टक के बिंदु मिले हैं उसको, उसके स्वामी को हम देखेंगे, जिसको कि हम डिस्पोजिटर के नाम से जानते हैं। अगर वो शनि की राशि में बैठा है तो शनि का डिस्पोजिटर देखेंगे। अगर वो गुरु की राशि में बैठा है तो गुरु के बारे में देखेंगे कि डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है। यदि उसकी पोजीशन कुंडली में अच्छी है, मजबूत है, तो जातक का विवाह सफल रहेगा। यह भी हमें चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगली बात आती है सर्वाष्टक बिंदुओं की, जो कि हम विनाष्टक को जोड़कर बनाते हैं सर्वाष्टक सभी ग्रहों का। जातक की कुंडली में सर्वाष्टक बिंदु जिस राशि में सबसे ज्यादा हो, जातक की कुंडली में सर्वाष्टक बिंदु जिस राशि में सबसे ज्यादा हो, कन्या की वो राशि हो तो ज्यादा अच्छा है। उस राशि से कन्या का विवाह करना चाहिए। जैसे मान लो किसी जातक के मेष, सिंह, धनु राशि में ज्यादा बिंदु हैं, तो हमें मेष की राशि से विवाह करना चाहिए, सिंह की राशि से विवाह करना चाहिए, धनु की राशि से। जिस भी सर्वाष्टक वर्ग में जिस राशि के सबसे ज्यादा बिंदु हैं, उससे हमें, उस कन्या से हमें विवाह करना चाहिए। ये तो हुई एक बात कि सर्वाष्टक वर्ग से हम राशि तय कर लेंगे। दूसरी बात, इसी सर्वाष्टक के अंदर, राशि के अंदर हमें तय करनी है कि जो भी उसकी राशि आती है, उस राशि का जो स्वामी होगा, कन्या उस दिशा से आए तो ज्यादा अच्छा है। सब राशियों की अपनी अपनी दिशाएं हैं। जैसे कन्या मेष राशि की, सिंह राशि की या धनु राशि की होगी तो पूर्व दिशा से कन्या आए तो अच्छी रहेगी वर के लिए। इसी प्रकार यदि कन्या वृष राशि की, कन्या राशि की या मकर राशि की होगी तो वह दक्षिण दिशा से आए तो ज्यादा अच्छा है। तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि हो तो कन्या पश्चिम दिशा से आनी चाहिए। और यदि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि है तो कन्या उत्तर दिशा से आए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार हमें यह देख लेना चाहिए कि राशि भी ठीक हो, उसका जो विनाष्टक में शुक्र को बिंदु मिले हैं उसका डिस्पोजिटर भी ठीक हो, तो वो विवाह ज्यादा सफल रहता है, लंबा चलता है, वंश की वृद्धि होती है, परिवार में खुशियां बढ़ती रहती हैं और हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यदि इसके विपरीत परिस्थितियां हो जाए, डिस्पोजिटर कमजोर है या राशि गलत हो गई, सर्वाष्टक के कम राशि वाले बिंदु, जिसमें कम राशि बिंदु थे, उसमें हमने विवाह कर लिया, उस राशि की कन्या से विवाह कर लिया, तो स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। विवाह में, जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश रहेंगे, तो वो विवाह थोड़ा कमजोर हो जाता है। सुखों में कमी हो जाती है, कई बार संतान होने में देर भी हो जाती है। यह सब देखने के बाद हम अब बात करते हैं शुक्र से सप्तम भाव। जो आपकी कुंडली है उसमें शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि है, उसके स्वामी को कितने बिंदु मिले हैं विनाष्टक में। विनाष्टक में कितने बिंदु मिले हैं, जिस कन्या से आपका विवाह होगा हमें यह उससे पता लगेगा कि हमें कितने बिंदु मिले। तो यदि ऐसी स्थिति है, हमारे शुक्र से सप्तम भाव के स्वामी को राशि में बल कितना मिला है और विनाष्टक में बल कितना मिला है, यदि यह दोनों बली हैं
तो जातक जातिका का, वर वधू का आपस में प्रेम संबंध काफी अच्छा रहता है, लंबा चलता है और दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करने वाले होते हैं। तो यह भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि राशि से भी देख लेना चाहिए और बिनाष्टक से भी देख लेना चाहिए कि शुक्र से सप्तम भाव जो पड़ा, जैसे मान लो शुक्र हमारा बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो सप्तम भाव उसका शनि हुआ। अगर शुक्र हमारा मिथुन राशि में बैठा हुआ तो सप्तम भाव का स्वामी उसका गुरु हुआ, क्योंकि 9 नंबर राशि आएगी। ठीक इसी प्रकार यदि 4 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि में शुक्र बैठा है तो उसका सप्तम भाव फिर से मकर राशि हुई और उसका स्वामी शनि हुआ। तो हमें राशि के स्वामी को भी समझ लेना चाहिए और उसके विनाष्टक में कितने बिंदु हैं, ये वर के लिए भी और कन्या के लिए भी, दोनों के लिए ठीक है। यदि दोनों के बिंदु ठीक हैं तो विवाह में असीम प्रेम रहता है। उसके बाद हम आगे चले और समझ सकते हैं इसमें कि जैसे जिस जातक की कुंडली है, लगन जो भी हो, उस लगन के बिंदु यदि कन्या की राशि में भी बिंदु ज्यादा हो उसी राशि में, जैसे मान लो किसी की 4 नंबर की लगन है, लगन का स्वामी कर्क राशि हुई और 4 नंबर राशि हुई, यदि कन्या के 4 नंबर राशि में विनाष्टक में बिंदु ज्यादा हैं या राशि के बिंदु ज्यादा हैं सर्वाष्टक के, तो वो विवाह भी अच्छा सफल माना जाता है। ठीक इसी प्रकार वर की राशि जो है, मान लो उसकी मेष राशि है, मेष राशि में कन्या के शुभ बिंदु ज्यादा है या विनाष्टक में बिंदु ज्यादा है, तो वो विवाह भी शुभ रहता है। इस प्रकार हमने यह भी समझ लिया कि हम सुख के लिए क्या क्या बिंदु देखेंगे। अब एक बात और हमें चेक करनी होगी, चंद्र को भी देखना है, चंद्र के प्रस्थारक को भी देखना है। चंद्र के प्रस्थारक को, चंद्र के विनाष्टक को अच्छे से देखना है। चंद्र को ही क्यों देखना है? चंद्र क्या है? चंद्र मन है, चंद्र मन है। यदि चंद्र हमारा सही है, हमारा कुंडली मिलान सही हो जाता है, तो हमारा पूरा जीवन भर हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो हम अब चंद्र के प्रस्थारक को भी देखेंगे और उसके विनाष्टक को भी देखेंगे। इसे देखते हैं एक चित्र के द्वारा। अब हम बात करते हैं चंद्र का प्रस्थारक वर्ग विवाह में किस प्रकार हमें शुभ फल दे सकता है, हमें उससे क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले चंद्र को हमें देखना चाहिए वह किसकी कक्षा में है, उसकी अर्थात क्या डिग्री है। वो शनि की कक्षा में है, गुरु की कक्षा में है, मंगल की कक्षा में है। कक्षा के बारे में हम जानते हैं, यदि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक चंद्र हुआ तो वह शनि की कक्षा में होगा, और यदि 3 डिग्री 45 मिनट से लेकर 7.5 डिग्री तक हुआ तो वह गुरु की कक्षा में होगा। इसी प्रकार 7.5 डिग्री से लेकर 11.25 डिग्री तक वो मंगल की कक्षा में होगा, और 11.25 से 15 डिग्री तक वह सूर्य की कक्षा में होगा, और 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट तक वह शुक्र की कक्षा में तथा बुध की कक्षा में होगा 18 डिग्री 45 मिनट से लेकर 22.5 डिग्री तक। इसी प्रकार चंद्र की कक्षा में, स्वयं अपनी कक्षा में चंद्र 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 26 डिग्री 15 मिनट तक होगा, और लगन की कक्षा में, अंतिम कक्षा में वह 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होगा। हम कक्षा से देखेंगे कि चंद्र किसकी कक्षा में आता है। मान लो सामने एग्जाम्पल कुंडली जो लगी हुई है, इसमें शनि की कक्षा में यदि चंद्र आता है तो जातक को ऐसी जातिका से विवाह करना चाहिए जिसकी या तो मिथुन राशि हो, तुला राशि हो, या धनु राशि हो, या मकर राशि हो, या मिथुन लगन हो, तुला लगन हो, धनु लगन हो, या मकर लगन हो। ठीक इसी प्रकार यदि चंद्र अपनी ही राशि में, अपनी ही कक्षा में आ जाता है डिग्री से, तो जातक को विवाह करना चाहिए मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि तथा मकर राशि। ये राशि हो सकती है या लगन भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से चंद्र के प्रस्थारक वर्ग से यह जान सकते हैं कि किस प्रकार की कन्या से हमें विवाह करने से सुख ज़्यादा मिलेगा। इन सब छोटी छोटी बातों का यदि हम कुंडली मिलान के समय में ध्यान रख लेंगे तो हमारा पूरा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। हमने अष्टक वर्ग के बारे में बात कर ली, विवाह के बारे में क्या क्या बिंदु हैं उनके बारे में समझ लिया।
और विवाह करने से पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। इसको एक बार फिर से समअप कर लेते हैं कि शुक्र के विनाष्टक बिंदु जिस राशि में सबसे ज़्यादा हों, वहाँ पर जो भी राशि स्वामी होगा वो उसकी पोजीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब डिस्पोजिटर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्र यदि सिंह राशि में बैठा है तो सूर्य बली होना चाहिए, उसके 5 या 6 पॉइंट होने चाहिए, 7 पॉइंट होने चाहिए और वैसे बली होना चाहिए। वह 6 और 12 में ना हो, कमजोर ना हो, नीच का ना हो, पीड़ित ना हो, यह सब चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिस राशि की कन्या से विवाह हो रहा है उस राशि को हमने देख लिया। उसके बाद हमने यह भी देख लिया कि शुक्र से सप्तम भाव की जो राशि पड़ रही है वहां पर विनाष्टक के बिंदु शुभ हैं, राशि के बिंदु शुभ हैं, वह भी हम समझ गए। और जब लगन से भी हमें देखना है, लगन या चंद्र से यदि शुक्र केंद्र में आ जाए तो वह भी शुभ माना जाता है। और यदि केंद्र में वो वृष राशि, तुला राशि या मीन राशि का बन जाए केंद्र में तो मालव्य योग बन जाता है। मालव्य योग एक पंच महापुरुष का बहुत अच्छा योग है। यदि ऐसी कन्या से विवाह होता है तब भी जातक का भविष्य अच्छा जाता है और उसका विवाह लंबा चलता है और उसको विवाह की सब सुख सुविधाएं, ऐश आराम सब उसको मिलता है। तो हमें यह भी देख लेना चाहिए कि यदि हमारा मालव्य योग बन रहा है तो क्या वो लागू हो रहा है, उस समय उसकी दशा आ रही है। दशा का, अंतरदशा का और गोचर का भी ध्यान रखना है। वो सब बातें तो हमें, जो हमारे नियम है प्राचरी के, मूल नियमों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उनको भी देखना है। और हमें यह भी देखना है कि जातक की लगन से या राशि से जो बिंदु अच्छे आ रहे हैं कन्या के, वह भी अगर विनाष्टक में या राशि में अच्छे हैं तब भी विवाह अच्छा जाता है। और चंद्र का प्रस्थारक और विनाष्टक भी हमने देख लिया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमें किस कन्या से विवाह करना है और विवाह के बाद हमें क्या सुख सुविधाएं रहेंगी और हमारा जीवन किस ओर चलेगा। क्योंकि विवाह भी एक दूसरा जीवन, विवाह के बाद भी एक दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। तो आज हमने बात की अष्टक वर्ग में विवाह के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।